आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 जुलाई 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। सबसे पहले मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स सुन लीजिए। इनमें ज़्यादातर अपडेट्स ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन लेबनान से आए कुछ डेवलपमेंट्स भी इसमें शामिल हैं जिनका ताल्लुक़ भी ईरान से ही है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है कि उसके एक अहम ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने कई बार हमले किए जिनमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों के बाद लगी आग पर काबू पाने पहुंचे कुवैत के कई फायर फाइटर्स भी इस आग में झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं। उधर जॉर्डन का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों के दौरान अपने एयर स्पेस में दाखिल होने वाले 4 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अज़राक में मौजूद अमरीकी बेस के फाइटर जेट शेल्टर्स और बड़े एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। कई जहाज़ों को तबाह करने की बात है, फौजियों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की भी बात है। ये खबर तफसील से और तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे हम। बहरीन में ईरानी हमलों के बाद दोपहर में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजाए गए। बताया जा रहा है कि आज ये 5वीं बार है जब बहरीन में अलर्ट जारी किया गया है। उधर लेबनान की कैपिटल बेरूत में मौजूद अमरीकी एम्बेसी ने अमरीकी सिटीजन्स के लिए एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो लेबनान का सफ़र ना करें और पूरे मिडिल ईस्ट की ट्रैवलिंग प्लानिंग पर दोबारा गौर करें, क्योंकि इलाके की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहद पेचीदा है और किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। जब अमेरिका ऐसे अपने शहरियों को ऐसी वार्निंग दे तो समझ लीजिए कि कुछ होने वाला है। कमाल ये भी है कि इसी बीच लेबनान के सदर जोसेफ आउन आज अमेरिका रवाना हो गए हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। लेबनानी सदर अमेरिका में हैं और लेबनान में अमेरिका की एम्बेसी अपने शहरियों से कह रही है, इस देश ना आइयो लाडो। समझ रहे हैं, गड़बड़ है। अब तफसील से खबरें शुरू करते हैं। पहली खबर रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी है और इसके बाद ईरान की तमाम खबरें होंगी और फिर हम गजा और लेबनान भी चलेंगे। ये यूक्रेन के खौफनाक हमले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर ऐसे हमले किए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के हमलों की पहुंच अब रूस की कैपिटल मॉस्को तक पहुंच गई है, जहां दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले से तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके वो ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों को पूरी तरह रोक नहीं पाए। 18 जुलाई की दोपहर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रात भर रूस के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए और दिन में भी आग लगी हुई है उन हमलों की वजह से। इन हमलों में कम से कम 7 रशियंस मारे गए हैं, 51 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को रीजन में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया, जहां एक ऑयल डिपो में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के 2 बड़े वेयरहाउस भी ड्रोन हमलों की जद में आए। रूसी हुक्काम के मुताबिक एक वेयरहाउस ताम्बोव रीजन में था, जबकि दूसरा मॉस्को से करीब 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्ताल शहर में मौजूद था। दोनों को हमलों में हिट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन लगातार रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि रूस की जंगी सलाहियत को, उसकी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। साथ ही यूक्रेनियों की ही तरह रूसी आवाम भी इस जंग का असर महसूस कर सके कि यूक्रेन के लोग कैसा महसूस करते हैं। अब सुनिए ईरान की खबरें। ईरान ने 2 अमरीकी फाइटर जेट्स और 3 दूसरे जहाज़ तबाह करने और कई अमरीकी फौजियों को मारने या ज़ख्मी करने का ताज़ा बयान जारी करके हलचल मचा दी है। इस खबर को डिटेल में सुन लीजिए। इसके साथ ही ईरानी हमले की आज की ये तस्वीरें काफ़ी ख़तरनाक अटैक की तरफ इशारा कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए ख़बर को समझिए। ईरान अब इसराइल के पड़ोस में बसे मुल्क जॉर्डन में तबाही मचा रहा है, क्योंकि वहाँ अमेरिका का एक बेहद अहम फ़ौजी अड्डा मौजूद है। ये तस्वीरें 18 जुलाई की सहर हुए उसी हमले की बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के मुफाफक अल-सत्ती या अल-सल्ती एयरबेस पर आकर गिरी, जिसे मिडिल ईस्ट में अमरीकी एयरफोर्स का सबसे अहम अड्डा माना जाता है। यहाँ अमेरिका के F-35, F-15, F-16 और A-10 फाइटर जहाज़ों के साथ ही MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों ने
उस हिस्से को भी निशाना बनाया जहां अमरीकी फौजी ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा और कई अमरीकी फौजियों के साथ भी कोई मिसहैपनिंग हुई, यानी वो या तो ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक अब तक सामने नहीं आई है। वहीं IRGC ने अपने बयान में ये कहा है कि ऑपरेशन नस्र 2 की 20वीं लहर के तहत मिसाइलों और ड्रोन की मदद से जॉर्डन के अल अज़रक में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमला किया गया। IRGC का दावा है कि इस हमले में कम से कम 2 अमरीकी फाइटर जेट्स और 3 दूसरे जहाज़ पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, जबकि कई और फौजी एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा। ये IRGC का दावा है, ईरान की खबर में पड़ी है। IRGC ने अपने बयान में जॉर्डन की आवाम और वहां की फ़ौज से भी अपील की कि वो अपने मुल्क में मौजूद अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। बयान में कहा गया कि इस्लामी सरजमी पर मौजूद विदेशी गैर मुस्लिम फ़ौजें हमारे लिए एक जायज़ फ़ौजी टारगेट हैं और उन्हें हर मुमकिन तरीके से बाहर निकाला जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के हमलों का इंतकाम ईरान अब दिन के उजाले में भी ले रहा है और ताज़ा रिपोर्ट्स के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान के इस बड़े हमले ने कुवैत में पीने के पानी की 90% सप्लाई को ख़तरे में डाल दिया है? क्या कुवैत के लोग आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करेंगे? अभी कुवैत से कुछ मैसेज आ सकते हैं, वो कहेंगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। इस हमले में अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की भी खबर है। जॉर्डन में थी, कुवैत में भी आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई की दोपहर और दोपहर बाद भी ईरान ने 2 दिनों में दूसरी बार कुवैत के एक बिजली और समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाले डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिससे वहां आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि इसी तरह के एक प्लांट पर एक दिन पहले भी हमला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ठिकानों, जिनमें अली अल सलेम एयरबेस भी शामिल है, उसके खिलाफ चल रही ईरानी कार्रवाई का हिस्सा हैं। अहम बात यह है कि कुवैत अपने पीने के पानी की करीब 90% ज़रूरत इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से पूरी करता है। वहाँ ज़मीन में पानी नहीं है, पानी साफ़ किया जाता है समंदर का, इधर उधर का, फिर पिया जाता है। इसलिए ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जाना मुल्क के लिए बेहद संगीन मामला माना जा रहा है, कुवैत के लिए। हालांकि अब तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि कुवैत में पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हुई हो या आवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा हो। लेकिन लगातार दूसरे दिन भी ऐसे अहम प्लांट्स पर हमला होने के बाद इस ख़तरे को लेकर फ़िक्र ज़रूर बढ़ गई है। आज नहीं तो कल जो यूनिट्स काम करती हैं, जब वो बंद हो जाएंगी तो आज नहीं तो कल उसका असर दिखाई देगा। इधर अमेरिका के हमलों का असर अब ईरान में आम लोगों की ज़िंदगी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जो कुवैत में हो रहा है वैसे कुछ ईरान में हुआ है। 18 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक हमले में ईरान का एक डीसैलिनेशन प्लांट निशाना बना, जिसके बाद करीब 10,000 लोग पीने के पानी से महरूम हो गए। 10,000 ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी हमले की वजह से पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे करीब 20 गांवों में रहने वाले तकरीबन 10,000 ईरानी लोगों को पानी की सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अमरीका के हमलों का नतीजा है। वो अमरीका जो ईरान की आवाम को लिबरेट कराने आया था। जब भी अमरीका आज़ादी की बात करे, समझ लीजिए यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब पूरे गल्फ में फैलती नजर आ रही है। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान के कई इलाकों पर हमले किए। बदले में ईरान का जवाब शहर से शुरू होकर मेरे खबर पड़े जाने तक जारी था शाम तक। ईरानी न्यूज़ एजेंसी मेहर ने 18 जुलाई की दोपहर एक तफसीली रिपोर्ट में यह बताया कि IRGC की नेवी ने कुवैत और बहरीन में मौजूद कई अमरीकी ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC के 28वें बयान के मुताबिक ये हमले ऑपरेशन नस्र 2 की 19वीं लहर का हिस्सा थे, जिन्हें रात भर अमेरिका की तरफ से या शहर तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुए हमलों के जवाब में अंजाम दिया गया। याद रखिएगा, हमारे उनके टाइम में अमेरिका और 9.5 घंटे का फासला है। ये दिन के विजुअल्स आज दोपहर में बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमले के हैं। IRGC ने दावा किया है कि कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर मौजूद अमरीकी फ्लीट के फ्यूल सपोर्ट पियर को तबाह कर दिया गया अमरीकी नेवी के। इसके अलावा
बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी वॉर प्लेन्स की असेंबली साइट, बहरीन में मौजूद अमरीकी इंटेलिजेंस डेटा सेंटर और कुवैत में अमरीकी सिग्नल्स और कम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ये ईरान का दावा है। IRGC ने अपने बयान में ये दावा किया कि हमलों के दौरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरानी नेवी का मजबूत कंट्रोल बना रहा और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। उधर अमेरिका का दावा इससे उलट है, वो अपना कंट्रोल होर्मुज़ पर बताता है। लगातार 7वीं रात भी अमेरिका ने ईरान पर बेहद ख़तरनाक हमले किए और अब उन हमलों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका के हमले की तस्वीरें हैं। 18 जुलाई की सहर हुए इन हमलों में अमेरिका ने ईरान के कई अहम फौजी ठिकाने, ज़ेर ज़मीन यानी अंडरग्राउंड हथियारों के डिपो, नेवी की सलाहियतों और निगरानी सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका ने भी दावा किया, हमें क्या पता हुआ नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी करते हुए कहा कि उसने लगातार 7वीं रात भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में ईरान के निगरानी ठिकानों, फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियारों के डिपो और नेवी की सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया है कि इन हमलों में फाइटर जेट्स, ड्रोन और वॉरशिप्स का इस्तेमाल किया गया, यानी हवा से, ज़मीन से और समंदर से हर जगह से वार किया गया। सेंटकॉम ने कहा कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियत को लगातार कमज़ोर करना है। इसके साथ ही सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमरीकी नाकेबंदी के दौरान अब तक 4 तिजारती जहाज़ों का रास्ता बदल दिया गया है। एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया, यानी उस पर हमला करके उसे दिव्यांग बना दिया, जबकि एक दूसरे जहाज़ पर चढ़कर उसकी तलाशी ली गई ताकि नाकेबंदी पर सख्ती से अमल कराया जा सके। उधर अमरीकी हमलों के कुछ ही देर बाद ईरानी मीडिया ने बताया कि उसके यज़्द शहर में कई ज़ोरदार धमाके सुने गए, जबकि अहवाज़ के कई इलाके अमरीकी मिसाइल हमलों की जद में आए। सेंटकॉम ने अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 50,000 फ़ौजी तैनात हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ जारी इस पूरी फ़ौजी मुहिम का हिस्सा हैं। बार बार हर रोज़, कल भी, आज भी ये 50,000 फ़ौजियों की गिनती याद कराई जा रही है। समझ लीजिए, ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को कमज़ोर किया जा रहा है। मान लीजिए टावर, रडार्स सब गिराए जा रहे हैं साहिल पर। ये साहिल से कुछ करने वाले हैं, समंदर से। बहुत वॉरशिप्स हैं इनके यहाँ पर। अब जल्दी कुछ और खबरें और तस्वीरें देख लीजिए। इसराइली सेटलर मिलिशिया हैव अनलॉफुली ऑक्युपाइड सेवरल पैलेस्टीनियन होम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जलोद विलेज साउथ ऑफ नेबलस इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के साउथ में वेस्ट बैंक में नाबलस एक जगह है, एक शहर है, एक ज़िला है, यूँ समझ लीजिए। उसके साउथ में एक गांव है जालोद नाम का। वहाँ पर इसराइल के नाजायज़ सेटलर्स, इल्लीगल सेटलर्स, इन लोगों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर जाकर ये जमकर बैठ गए हैं। फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया है। ये जुल्म वेस्ट बैंक में जारी है। वहीं गज़ा से रिलेटेड एक रिपोर्ट आज 18 जुलाई को आई दोपहर के, जब से इसराइल की ये जंग ईरान के ख़िलाफ़, गज़ा के ख़िलाफ़ शुरू हुई, तब से गज़ा की पॉपुलेशन 9.5% कम हो चुकी है। कम होने का मतलब ये है कि 9.5% आबादी, किसी जगह की 9.5% आबादी मारी गई। ये कहा गया है 2023 के मुकाबले 9.5% आबादी कम हो गई है। लॉस ऑफ एन एस्टिमेटेड 2,24,000 people according to Rami Abdou, chairman of the Euromed Human Rights Monitor। और इन्होंने ये बताया है कि 2,24,000 लगभग जो हैं लोग कम हो गए हैं। 9.5% का मतलब ये है। अब वो 2,24,000 में से कितने बाहर चले गए इलाज के लिए, या कितनों को जाने का मौका मिल गया, या कितने लापता हैं और कितने मारे गए, इसका कोई अभी डिटेल डाटा मौजूद नहीं है। 18 जुलाई दोपहर 3 बजे एक तस्वीर सामने आई है और ये फ़ोटो सर्कुलेट हो रहा है, और ये इसराइली मिलिट्री की तबाही का मंज़र है जो बिंत जबल एरिया साउथ ऑफ लेबनान में किया गया। ये हिजबुल्लाह का गढ़ था। वहाँ अगर आप ये फ़ोटो जो बताया जा रहा है, वहाँ अगर आप मंज़र देखें तो आप इसमें और गज़ा में कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इतनी बमबारी की गई है और बमबारी के बाद इतने बुलडोज़र चलाए गए हैं।
ईरान में जो तबाही हुई है उसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। बंदर अब्बास में रुदान रोड पर जो तबाही हुई है वो ख़ुद प्रेस टीवी ने ईरान की दिखाई है और मेहर न्यूज़ एजेंसी की ये फ़ोटोज़ हैं। वहाँ मेरा ख्याल पुल और रोड को, हाईवे को तोड़ा गया, एक कार भी नीचे पड़ी है। इट मीन्स कि जब कारें वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होंगी तब हमला किया गया है। इन गाड़ियों में लोग भी रहे होंगे। तो फ़िलहाल उल्टी कार पर भी पड़ी हुई, उस पर झंडे लगा दिए हैं ईरानियों ने। ये ब्रिज टूटा पड़ा है और इतनी ऊंचाई पर था, अब यहाँ पर से लोग नहीं गुज़र पाएंगे। लेकिन कुछ और ब्रिजेस की हमारे पास तस्वीरें हैं। ये कहा जा रहा है कि कभी कभी जो है वो सूखा भी, जब बारिश नहीं होती, वो भी एक नेमत बन जाती है। अब उसकी नेमत की वजह क्या है ये बताए। जो पुल तोड़ दिया अमेरिका ने बमबारी में, वो जो सहूलतें पैदा करने आए थे आम ईरानियों के लिए, वो ईरानियों की सहूलतों को तबाह कर रहे हैं। वो ये देख लें कि पुल तोड़ दोगे तब भी हम रास्ते से, साइड से निकल जाएंगे। अब रास्ता कैसे खोदोगे? पुल ही तो तोड़ सकते हो, रास्ता खोद दो। नहीं हो सकता। और ये जो है डिसैलिनेशन प्लांट है ईरान का, जो अमेरिका के हमले में तबाह हो गया। यहाँ भी पानी साफ़ होता था, पीने का पानी आता था। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हम ऐसी जगह है टंकी खोलो तो पीने का पानी निकल आता है, हत्ते का नल चलाओ तो पीने का पानी निकल आता है। वहाँ ये प्लांट्स चलते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में प्लांट्स पेट्रोल से चलते हैं, पावर से चलते हैं। आप कोई एक भी चीज़ तबाह कर दीजिए, पानी के लिए किल्लत जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारी भी टंकियाँ हैं पीने के पानी की, लेकिन हमारे वो हत्ते के नल तो काम करते हैं ना। उस तरफ ये अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान और फिर गल्फ़ तक पीने के पानी की बड़ी, अफ्रीका कितनी किल्लत है। तो आप जहाँ हैं शुक्र अदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।